Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी D2+B TGT सोशल साइंस की। तो आपको पता होगा कि इस सीरीज़ में मैंने 2 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और तीसरा पेपर मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसके मैंने 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, 3rd वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आपको पता होगा कि इसमें मैं सिर्फ SST से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं सिर्फ उन्हें डिस्कस कर रही हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें ज़रूर देख लेंगे। बाकी आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पार्ट 3 है, ये पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हमने इस वीडियो पे डाल रखा है। और ये पेपर है 9 अक्टूबर 2021 का, जो कि कब हुआ था, शिफ्ट 3rd में हुआ था। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो देखते हैं अपने ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ मोर देन 250 सेंटीमीटर। मतलब जो एवरेज रेनफॉल होती है साल भर की, वो कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। सेकंड क्या है, टीक इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट स्पेसिस, यानी जो सागौन है वो एक प्रमुख प्रजाति है। थर्ड क्या है, दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, यानी कि जो पेनिनसुला है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शंस अगर आप देखें तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या फर्स्ट सही है, या फिर सेकेंड और थर्ड सही है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब कि जो भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जहाँ सागवन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष जो हैं वो प्रमुखता में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट था वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्या कह रहा है, छोटा नागपुर प्लेटू डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कौन से इंडिया के स्टेट को छोटा नागपुर प्लेटू कवर नहीं करता है। मध्य प्रदेश को, वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को, या झारखंड को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो मध्य प्रदेश को कवर नहीं करता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फैला कहाँ कहाँ तक है। तो ये फैला है आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक फैला हुआ है। अतः इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं पाया जाता। देखें, महानदी, सोन, स्वर्णरेखा व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। सोन नदी पठार के उत्तर से पश्चिम में बहकर गंगा में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और राजमहल पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं और इस पठार में ढाल तीर स्कॉपों के रूप में पाए जाते हैं। फलस्वरूप यह एक अग्रगंभीर पठार होता है और छोटा नागपुर पठार आर्कियन ग्रेनाइट एवं नीच शिलाओं और धारवाड़ चट्टानों के खंडों से बना हुआ है। ठीक है, और इस क्षेत्र को हम क्या, पाट क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो उच्चतम चोटी है उसे क्या बोलते हैं, पारसनाथ, जो कि कितनी ऊंची है, 1366 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन द कंट्री, यानी कि पेपर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा पेपर प्रोड्यूस करता है इंडिया में। गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो अगर आप देखेंगे तो हमसे थर्ड लार्जेस्ट पूछा है, फर्स्ट सेकंड नहीं पूछा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। बाकी महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है और आंध्र प्रदेश क्या होता है, दूसरे नंबर पर आता है। और अगर हम इसके थोड़ी हिस्ट्री को देखें तो पहला जो सफल कारखाना था वो 1867 में बालीगंज कोलकाता में लगाया गया था। और 2020 के अनुसार देश में 850 से अधिक लुगदी और कागज़ मिले हैं
विश्व में शीर्ष कागज़ जो है वो क्रमशः यूएस, ब्राज़ील, फिर चीन के पास है। ओके, और भारत 10वें नंबर पर है कागज़ उत्पादन के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जेमू ग्लेशियर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो जेमू हिमनद यानी ग्लेशियर है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। भारत में स्थित कुछ अन्य हिमनद जैसे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपने सुना होगा, बाल्टोरो, हिस्पारा, बियाफो, चोगोलुंगमा जो कि काराकोरम रेंज में है, रीमो, रूपलपुनमा जो कश्मीर में है, मिलाम, केदारनाथ, गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है, और विश्व की सबसे बड़ा हिमनद यानी जो ग्लेशियर है वो पामीर है। पामीर क्षेत्र में फेट चेंको है, और हमारा उसके बाद जो सियाचिन है वो सेकेंड नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड है हमारा, जो नागार्जुना सागर डैम है वो कौन सी रिवर पर बना है, ब्राह्मणी रिवर पर, महानदी, पेन्नार या फिर कृष्णा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो नागार्जुना डैम है वो किस पर बना हुआ है, कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, और ये तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। और कुछ अन्य बांध अगर देखें, जैसे हम श्रीशैलम, अलमट्टी बांध भी कृष्णा नदी के ही हैं, और हीराकुंड, रविशंकर सागर ये किसके हैं, महानदी के हैं। जायकवाड़ी, पोचमपाद बांध, रामागुंडम परियोजना जो है वो किसका है, गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ रोड टनल कॉल्ड जवाहर टनल इज सिचुएटेड अंडर विच पास। तो जवाहर टनल बनाया गया है वो कौन से पास के अंदर बनाया गया है, शिवकिला पास, चंगला पास, बनिहाल पास या पेंसिला पास। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बनिहाल पास है उसके अंदर जो जवाहर टनल है उसको बनाया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में है, जिसकी लंबाई कितनी है 2.85 किलोमीटर है। जवाहर सुरंग बनिहाल और काजीगुंडा के मध्य NH-1A पर स्थित है, जिसे हम NH-44 के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच जो वर्ष भर सड़क के संपर्क की सुविधा को उपलब्ध कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमारे सेंसस से रिलेटेड है। एज पर द 2011 सेंसस विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। मतलब उस स्टेट के बारे में पूछा जिसका पॉपुलेशन जो सबसे कम था, असम, सिक्किम, झारखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी सिक्किम में सबसे कम आबादी है अकॉर्डिंग टू जो 2011 का सेंसस हुआ था। तो अगर हम देखें तो आबादी वाला राज्य जिसकी कुल आबादी कितनी है, लगभग 6 लाख लोग, और यहाँ का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कितना है 890 है, और घनत्व जो है जनसंख्या का 86 है, साक्षरता कितनी है 81.4 है, तथा दर्ज की वृद्धि यानी जो डिकेड में ग्रोथ होता है वो 12.89 है। और असम का आप देख सकते हैं, और झारखंड का है, और अरुणाचल प्रदेश की भी जनसंख्या में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द अनइवननेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एनालाइज बाय डिफरेंट क्राइटेरिया सम सो द बेसिस आर। मतलब जो अनइवननेस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो अनइवननेस है यानी जनसंख्या वितरण की असमानता का जो हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी उसका विश्लेषण करते हैं, वो विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है, और उसके आधार कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हैबिटेबिलिटी यानी पर्यावास। सेकंड क्या है, स्केल ऑफ कंसंट्रेशन यानी साद्रता का पैमाना। थर्ड है हमारा हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध। तो ऑप्शन है हमारे पास सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट और सेकंड सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो तीनों पैमाने दे रखे हैं वो तीनों ही क्या हमारे सही हैं। तो जनसंख्या के असमान वितरण के लिए पर्यावास, जनसंख्या का साधारण और गोलार्ध में जनसंख्या वितरण महत्वपूर्ण कारक हैं। जनसंख्या का समुद्र तटीय क्षेत्र तथा मैदानी भाग में अधिक साधारण पाई जाती है। ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि पॉपुलेशन वहीं पे ज़्यादा रिसाइड करती है जहाँ पे उन्हें वाटर की फैसिलिटी मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे, लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं विश्व में जनसंख्या के वितरण पर भौतिक यानी जलवायु कैसा है, स्थलाकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है, खनिज कौन कौन से मिल रहे हैं,
उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकी कारणों का प्रभाव पड़ता है। विश्व की कुल जनसंख्या 90% भाग उत्तरी पर रहती है और 10% लोग जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि रिलेटेड किससे है, द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेबल फूड इन इंडिया, यानी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन कौन सा है। चावल है, मेज़े यानी बाजरा एंड मक्का एंड वीट। तो देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं जो है वो दूसरा सबसे प्रधान भोजन है भारत का। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन सा फल आता है, चावल आता है। अब हम थोड़ा गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं कुल खाद्यान्नों के क्षेत्रफल का 24% तथा उत्पादन 36% भाग पर पाया जाता है। और गेहूं जो है एक रबी फसल है और अक्टूबर नवंबर के मध्य में इसे बोया जाता है। इसके लिए औसतन तापमान कितना चाहिए होता है, 10 से 15 डिग्री का तापमान चाहिए होता है और 80 सेंटीमीटर कम से कम बारिश वाले जगहों की ज़रूरत पड़ती है इसकी कृषि के लिए। और अगर आप देखें तो पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देखें कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादन होता है। तो उसके लिए क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, और इसके राज्य अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये तीनों राज्य जहाँ पर गेहूं की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द सुनामीज एनर्जी फ्लक्स इज़ डिपेंडेंट ऑन डैश, यानी जो सुनामी की ऊर्जा प्रवाह है वो किस पर निर्भर करती है, वेव हाइट पर या फिर वेव स्पीड पर। हमारे ऑप्शंस हैं ओनली सेकेंड, ओनली बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर ओनली फर्स्ट, या फिर नीदर वन और नीदर टू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट गिवन थी वो सही हैं। यानी सुनामी की जो ऊर्जा प्रवाह है वो तरंग की ऊंचाई तथा तरंग की गति दोनों पर निर्भर करती है। सुनामी किस वजह से आती है, भूकंप तथा ज्वालामुखी के कारण महासागरीय सतह में अचानक हलचल पैदा हो जाती है और इस महासागरीय जल में विस्थापन होने लगता है और महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले सागर में अधिक तथा गहरे सागर में कम होती है, जिसके कारण महासागरों के अंदरूनी भाग में कम प्रवाहित होती है और तथा तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और तट के पास मैंग्रोव वनों को भी लगाया जाता है ताकि इसके प्रभाव को क्या किया जाए, कम किया जा सके। तो यानी जो समुद्र के अंदर या तो फिर ज्वालामुखी फट रहा है या फिर उनके अंदर भूकंप आ रहा है किसी कारणवश, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जल होता है उसके स्तर में क्या होता है, चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सुनामी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी कौन से कंट्री का जो रेल नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड में। तो ऑप्शन है हमारे पास चाइना, इंडिया, कनाडा या फिर यूएस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएस में सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। तो यानी हम बोल सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क जो है वो कहाँ पाई जाती है, यूएस में। इसकी लंबाई कितनी है, 1,50,462 किलोमीटर। और इसके बाद क्रमशः रूस आता है दूसरे नंबर पर, फिर भारत आता है तीसरे नंबर पर, फिर चीन आता है चौथे नंबर पर और कनाडा आता है 5वें नंबर पर। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी, कब, 16 अप्रैल 1853 में। ये मुंबई से कहाँ तक चली थी, थाने के मध्य चली थी। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द मैप स्केल, यानी मैप मानचित्र पैमाने से कौन सा स्टेटमेंट है हमारा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्केल इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कितने फ्रैक्शन में ले रहे हैं, इसके लिए हमारा जो स्केल होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हमें किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना होता कि अगर मैं इस फ्रैक्शन में डिवाइड करूँ तो मुझे इसके लिए इस मेथड को फॉलो करना है। ये आप इंडिपेंडेंट है कि आप किसी भी फ्रैक्शन में उसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्नियर स्केल एंड डायगोनल स्केल आर टाइप ऑफ मैप, यानी ये दोनों जो हैं वो टाइप ऑफ मैप स्केल के पार्ट हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं नीदर 1 और 2, ओनली सेकेंड, और या फिर बोथ 1 और 2, या फिर ओनली फर्स्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया कि अगर मानचित्र पैमाने का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो हमारा होता है हम बिल्कुल फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं होता है।
और मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या फिर प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा मैचिंग से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी गोल्डन फाइबर जो रिवोल्यूशन आया था वो जूट से रिलेटेड था, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन से रिलेटेड था, येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, ऑयल सीड से रिलेटेड था। ऑप्शन हमारे पास ओनली सेकंड सही है, या तीनों सही हैं, या फर्स्ट और सेकंड सही है, या फर्स्ट और थर्ड सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो तीनों मैच दे रखे हैं वो तीनों ही क्या है हमारे सही हैं। तो यानी कि जो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड था, हमारा जूट से। नेक्स्ट जो सिल्वर वाला था वो कपास से था। पीली क्रांति किससे थी, ऑयल सीड से रिलेटेड थी। और यहाँ पर हम कुछ और रिवोल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारी गुलाबी क्रांति थी वो किससे रिलेटेड थी, झींगा मछली उत्पादन से। रेड यानी लाल, मांस टमाटर उत्पादन से। स्वेट यानी दूध से, मिल्क से। और भूरी क्रांति जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत थे उनसे रिलेटेड थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन इंडिया द नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 2010, 15, 5 या फिर 18। मतलब ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो थी वो कौन सी ईयर में लॉन्च हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2015 में लॉन्च की गई थी। भारत में हरित राजमार्ग नीति 29 सितंबर 2015 से शुरू की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण की राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015 में जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर रिडक्शन रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी हमारी जो भी आपदा होती हैं उसको कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं यूज़ करते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के घटक हैं। पहला क्या है, हज़ार्ड को एनालाइज कर लेना। दूसरा क्या है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर लेना। तीसरा क्या है, जो रिस्क है उसे एनालाइज कर लेना। ऑप्शन है हमारे पास, तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट सेकंड सही है, या सेकंड और थर्ड सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि जो तीनों हैं वो सही हैं हमारे स्टेटमेंट्स। क्योंकि अगर आपदा प्रबंधन में आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक जैसे आपदा जोखिम को समझना, आलोचनीय विश्लेषण करना, आपदा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपदा जोखिम प्रशासन सुदृढ़ करना, समुत्थान शक्ति हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना, और जो भी मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए पहले से ही तैयार रहना। ठीक है, तो 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई तथा इस योजना में 2015 से 2030 की अवधि में आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क में इंगित उपनाम को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, विच सॉइल गेट इट्स कलर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। यानी फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ये सॉइल को अपना कलर मिलता है। तो कौन सी सॉइल है ये, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलोवियल सॉइल, या फिर डेजर्ट सॉइल। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल होती है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग प्राप्त करती है। लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर तक यानी 18.6% भूभाग पर है, क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मृदा देश की द्वितीय विशालतम मृदा है। इस मिट्टी का विकास आर्कियन ग्रेनाइट, नीस तथा कुड़प्पा एवं विंध्वन बेसिनों तथा धारवाड़ क्षेत्रों की अवसादी शैलों के ऊपर हुआ है। लाल मिट्टी में लोहे, एल्यूमीनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है तथा जीवाश्म पदार्थ जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु सर्वाधिक विस्तार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको स्टेट्स पता चल गए कौन कौन से स्टेट्स में ये लाल मृदा यानी रेड सॉइल पाई जाती है और इसमें किस चीज़ की कमी होती है, किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, ये भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लोकल विंड
एंड रीजन इज़ करेक्ट, यानी लोकल विंड दे रखा है और उनके साथ उनके एरिया को, यानी जो रीजन जिस रीजन में फ्लो होती हैं उसको मैच किया गया है। तो हमसे पूछ रहा कौन सा वाला सही है पेयर। तो पहला क्या है, सांता एना जापान का है, दूसरा चिनूक यूएस का है, फोएन स्विट्ज़रलैंड का है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का कह रहे हैं ओनली थर्ड वाला सही है, ओनली फर्स्ट सही है, सेकेंड और थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड और थर्ड वाले जो मैचिंग है वो सही है। यानी चिनूक जो है वो कहाँ का है, यूएस का है, रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढलान में होता है। और फोयान जो है वो कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में फ्लो होता है। लेकिन जो सेंटा आना है वो जापान का नहीं बल्कि कैलिफोर्निया का विंड है। ठीक है, चलिए साथ में हम कुछ और जो पवनें होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे खमसिन जो है वो मिस्र के ऊपरी भाग की है, और हरमट्टन सहारा मरुस्थल की है, डॉक्टर विंड गिनी तट की हैं, नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड का है, मिस्टल फ्रांस एवं रोन घाटी में होता है, नादर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, और लेवेंटर स्पेन का है, नेवाडा जो है इक्वाडोर यानी दक्षिण अमेरिका का है। इस ठीक है, तो आपको मैंने और अदर जो विंड्स हैं उनके बारे में बता दिया है, तो आप इनको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर ऑफ एनी रीजन, यानी कौन से संस्थागत कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं, ओनरशिप या फिर लैंड टेनेसी। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, नीदर 1 एंड 2, ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट, या फिर दोनों, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही राइट ऑप्शन होंगे हमारे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औद्योगिक अवस्थिति के न्यूनतम लागत के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में दिया था। इनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1929 में प्रकाशित हुई थी। वेबर ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन के लिए निम्नलिखित अवधारणा दी थी। चलिए देखते हैं क्या क्या अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था, जिस प्रदेश में उद्योग की स्थापना करनी है वह एक एकाकी प्रदेश हो और वहाँ पर जलवायु, धरातल, प्रकृति, संसाधन, तकनीकी दक्षता तथा जनसंख्या की जाति व संस्कृति एक समान है। इसके अतिरिक्त यह प्रदेश एक ही प्रशासन के अधीन हो। नेक्स्ट क्या है, जो कच्चे माल के स्रोत हो मालूम हो तथा उनकी स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है हमारा, उपलब्ध श्रमिक सर्वत्र सुलभ नहीं होते हैं बल्कि वे विशेष स्थानों पर अवस्थित होते हैं, यानी जो आपको पता होगा कि सभी एक ही तरीके से एजुकेटेड या फिर सक्षम नहीं होते हैं। तो प्रत्येक श्रम केंद्र पर श्रमिकों की आपूर्ति असीमित होती है। परिवहन का व्यय केवल भार पर दूरी के अनुपात में ही बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, कुछ प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र सुलभ पदार्थ हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ जैसे लोहे, अयस्क, कोयला आदि निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो उसके बाद वेबर ने उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर बताया कि उद्योग की अवस्थिति 3 शक्तियों के परिणाम स्वरूप होती है। पहला क्या होता है, रिलेटिव ट्रांसपोर्ट कास्ट, दूसरा है लेबर, नेक्स्ट क्या है हमारा एग्लोमेरेशन, यानी कि समूहन या फिर एकत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग शुड टेक प्लेस एटलीस्ट डैश अवे फ्रॉम द सी कोस्ट एज टू प्रिवेंट मेजर अगेंस्ट फ्लड, यानी कि अगर हम एक बिल्डिंग को बना रहे हैं तो हमारे मतलब जो सी लेवल है उससे कितनी दूरी पर होना चाहिए ताकि जो फ्लड वगैरह हो उससे हम क्या कर सकें, अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर सकें। ऑप्शन है हमारे पास 150 मीटर, 250 मीटर, 350 मीटर या फिर 500 मीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम से कम जो हमारी बिल्डिंग है वो 250 मीटर दूरी पर होनी चाहिए बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है, तो बाढ़ मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में नदी द्वारा लाया जाता है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई थी। बाढ़ से बचाव के प्रमुख उपाय हैं बाढ़ की
बारंबारता में कमी करना, बाढ़ समजन, ढलानों में परिवर्तन, जल प्रवाह वेग को कम करना, बांध बनाना, बाढ़ के जल को दूसरे मार्ग पर ले जाना, सागरीय तटों का सुदृढ़ बनाना और भूमिगत जल के उपयोग में परिवर्तन लाना। तो आज के जो भी टॉपिक क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे होंगे उन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन कौन से डाउट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो 4th पार्ट है उसे क्या करूँगी आपके साथ डिस्कस करूँगी।